उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, नभ में प्यारी लाली छाई। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी आपने यह पंक्तियाँ सुनी जो अक्सर नींद से जगाने के लिए कही जाती हैं। हम जब देर तक सुबह के समय सोते रहते हैं तो हमारी माँ हमको यही कहकर जगाती है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जगने जगाने की। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी भाषा की पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 19, जिसका शीर्षक है इसे जगाओ। इसे जगाओ। बच्चों, आज इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे जीवन में अपने काम के प्रति सजग रहने का क्या महत्व है तथा घबराकर भागने और सचेत होकर भागने में क्या अंतर है। इसके साथ ही समय नियोजन के अर्थ को भी समझ सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय, जैसा कि आपको बताया गया है, पाठ का शीर्षक है इसे जगाओ और पाठ के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनका और भाषा है इसकी सरल और खड़ी बोली। सरल खड़ी बोली वह भाषा जो हम आम बोलचाल के समय प्रयोग में लाते हैं। शैली प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक का मतलब है कि जब प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का बोध कराया जाता है तो उसे प्रतीकात्मक कहते हैं। कविता। कविता प्रेरणादायी, मतलब प्रेरणा देने वाली। गुण आत्मीय। इस कविता में कवि ने बहुत ही आत्मीय भाव से, आत्मीयता के साथ में भाषा का प्रयोग किया है। शिक्षा। इस कविता से हमें जागरूक रहने की शिक्षा मिलती है। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले जरूरी है कवि के बारे में जान लेना। तो आइए जानते हैं कवि के बारे में। इस पाठ के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जन्म 1914 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बीए अर्थात स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय के तौर पर ये आकाशवाणी में कार्यरत थे। इसके साथ ही साथ ये कवि और लेखन का कार्य भी करते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती और गीत फरोश। इन्होंने अपने जीवन काल में कल्पना पत्रिका का संपादन भी किया। और विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इनकी कविता थी गीत फरोश, उसके लिए इनको विशेष ख्याति प्राप्त थी। बच्चों, हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 1985 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ही इनका निधन हो गया। अब जानते हैं उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य क्या हैं। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हम समय पर सजग रहने का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। सोकर पड़े रहने और जागने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर विश्लेषणात्मक चिंतन कर सकेंगे। किसी विपत्ति से घबराकर भागने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागने में क्या अंतर है, यह जान सकेंगे। जीवन में समय नियोजन का क्या महत्व है, इसको भी हम समझ सकेंगे। कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ भाव सौंदर्य भी बता सकेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं यह कविता और जानते हैं कि कवि इस कविता में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से समय पर सजग रहने की प्रेरणा दी है। कविता है इसे जगाओ। कवि इसमें प्रतीकों के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रहे हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी
जो सोया पड़ा है, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी जरा इस आदमी के कानों पर चिल्लाओ, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। घबरा के भागना अलग है, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। बच्चों, अभी आपने यह कविता सुनी और आपने देखा कि कवि कितने आत्मीयता के साथ, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, आप लोग जब अपनी कक्षा में होते हो और बाई चांस कभी शिक्षक शिक्षिका आपकी नीचे ऑफिस में जाती हैं या किसी काम को अपने में तल्लीन रहती हैं, कर रही होती हैं, और आप नज़र बचते ही क्या करते हैं, चलो भाई खेलेंगे, कहते हो ना कि चलो भाई खेलेंगे, है ना। तो इस भाई शब्द का जो प्रयोग किया है यह बहुत ही मित्रवत, मित्र मानते हुए कवि ने सूरज से भी कहा है, पंछी से भी कहा है और हवा से भी कहा है। बहुत ही आत्मीयता के साथ इसमें कवि ने बात की है। आइए कविता में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पवन, पवन का अर्थ है हवा या वायु। बेखबर मतलब खबर का ना होना, अनभिज्ञ, अनजान। वक्त, वक्त का अर्थ है समय। बेवक्त, असमय या बिना वक्त के। क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब है तुरंत, शीघ्रता से, त्वरित गति से। क्षण, क्षण का अर्थ है पल। और सजग मतलब सचेत रहना या सावधान रहना। आइए अब इसके भाव को जानते हैं। कविता वाचन, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं अर्थ समझने के लिए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तक मंजरी के इसे जगाओ पाठ से ली गई हैं, जिसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता में कवि ने मनुष्य को समय पर जागने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, कवि सूरज और पवन से कि यह मनुष्य जो समय से बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। सवेरा हो गया है, लेकिन सवेरा होने के बावजूद भी यह सच से अनजान है। मनुष्य अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। आगे कवि कहते हैं, पहले कवि ने सूरज के साथ बात की, अब कवि पंछी के साथ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, भाई पंछी उसके कानों पर चिल्लाओ। पंछी से ये बात क्यों कह रहे हैं सर कवि? क्योंकि बच्चों, जब भोर का समय होता है, प्रभात बेला होती है, तो सबसे पहले पक्षी ही आकर शोर करते हैं। सबसे पहले पक्षी जाग जाते हैं और वो पेड़ों पर बैठकर या इधर उधर मुंडेर पर बैठकर चहचहाने लगते हैं, जिसको हम कलरव का नाम देते हैं। तो पक्षी शोर के द्वारा, पक्षियों के शोर से मनुष्य की नींद खुल जाती है। इसलिए कवि यहाँ पक्षी से कह रहे हैं कि भाई पक्षी उसके कानों पर चिल्लाओ, मतलब तुम जो अपनी ये चहचहाट है उसके पास जाकर करो, जिससे कि उसकी नींद खुल जाए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ।
ये इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वक्त पर जगाओ। कवि का कहना है कि यदि वक्त पर नहीं, समय के रहते यह व्यक्ति नहीं जागा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो बेवक्त जागेगा तो जो इससे आगे निकल चुके हैं उनसे फिर यह घबरा कर भागेगा। बच्चों, भागना दो तरह का होता है, एक होता है दिशाहीन भटकना और एक होता है अपने कार्य के प्रति सचेत होकर उसके लिए प्रयासरत रहना और भागना। तो कवि कह रहे हैं कि अगर ये देर से जागेगा तो ये दिशाहीन हो जाएगा और ये भटकेगा, नहीं तो इसको अपने जो इसका समय है वो निकल चुका होगा। इसलिए इसको समय के रहते जगाओ, जिससे कि यह सचेत होकर अपने कार्य के लिए प्रयास कर सके। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो जो इससे आगे निकल गए हैं उनको पाने के लिए फिर यह भटकेगा। घबरा के भागना अलग है। आगे कवि कहते हैं, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। कवि ने यहाँ क्षिप और क्षिप्र दोनों का अंतर बताते हुए कहा है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। इन पंक्तियों में कवि घबराकर भागने और सजग रहने दोनों बातों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। कवि का मानना है कि घबराकर भागने और अपने कार्य के प्रति जागरूक होकर भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, अपने कार्य के लिए भागता है, जबकि हड़बड़ाकर भागने में वह केवल उसे घबराहट ही होती है। इसलिए कवि ने यह कहा है, अरे भाई सूरज इसे जगा दो। सूरज से आग्रह कर रहे हैं कवि, अरे भाई सूरज इसे जगा दो, पवन इसे हिला दो। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो सारी चीज़ें, जैसे कपड़े सूख रहे होते हैं या पत्तियां आपस में भी हिलती हैं, हवा से सब चीज़ें हिल जाती हैं। तो इसलिए कवि हवा से कह रहे हैं कि हवा, पवन तुम इसे हिला दो, जिससे कि हिलकर इसकी नींद खुल जाए और यह जाग जाए। और पंछियों इसके कानों पर चिल्लाओ। पंछियों की चहचहाट से अक्सर भोर के समय हमारी नींद खुलती है, तो यहाँ कवि पक्षी से आग्रह करते हुए कह रहे हैं कि पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ, इसके पास जाकर चिल्लाओ, जिससे कि यह समय के रहते हुए जाग जाए। बच्चों, अब हम जानते हैं कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव। कवि ने मूल रूप से इस कविता में क्या कहने का प्रयास किया है, हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है। कविता में कवि संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन कोई मधुर सपना नहीं है। कवि कह रहे हैं कि मानव जीवन कोई मधुर सपना नहीं है, वह एक कठोर सच है। वह एक कठोर सच है। जीवन में सफलता, यश, धन और वैभव पाने के लिए हमें समय पर जागरूक रहना आवश्यक है। समय से कदम मिलाकर चलते हैं तो हमारा काम सही जल्दी होता है और हमें भी उससे संतुष्टि मिलती है। अर्थात अपने समय का सही सदुपयोग करने वाले ही अपनी सफलता या अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो मनुष्य जीवन को खेल समझकर उसका समय का सदुपयोग नहीं करते, उन्हें आखिर में पछताना पड़ता है। वह अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस कविता में कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि समय पर काम में लग जाओ। क्या सूरज कभी सोता रहता है? कवि ने यहाँ हमसे प्रकृति का अनुसरण करने की बात कही है। कवि कहते हैं, प्रकृति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या कभी सूरज सोता रह जाता है? क्या वह समय पर उगता नहीं है? क्या रात अपने समय पर नहीं आती या दिन अपने समय पर नहीं होता? क्या रात आना भूल जाती है? जब सारी प्रकृति एक नियम में बंधकर निरंतर कार्य कर रही है तो फिर आदमी इससे कैसे छूट सकता है? बच्चों, कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए हैं, आइए हम उनका अर्थ जान लेते हैं। कविता में किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की गई है?
किन 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 से बात की कवि ने? कवि ने सूरज से बात की, कवि ने हवा से बात की और कवि ने पंछी से कहा। तो यहाँ सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की गई है। आगे, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? वक्त पर जगाने से कवि का अभिप्राय है कि अगर मनुष्य समय के रहते अपने कर्तव्य और लक्ष्य को पहचान लेगा तो वह अपने काम को निश्चित समय पर कर पाने में सफल होगा और उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशय स्पष्ट। जो सच से बेखबर, यह कविता की पंक्ति है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इसका अर्थ हम जानते हैं। मनुष्य को जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय के साथ साथ चलना होता है। उसे कोरी कल्पनाओं से दूर रहकर परिश्रम करना पड़ता है। मतलब दीवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए हमें। कोरी कल्पनाएं व्यर्थ की कल्पनाएं होती हैं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर रह के अपने काम के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस सच्चाई पर ध्यान नहीं देते और दीवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, वह वक्त पर कभी नहीं जाग पाते। ऐसे लोग जीवन की अपनी कठिन यात्रा में पिछड़ जाते हैं। कवि ने ऐसे ही लोगों को जगाने के लिए यहाँ सूरज, पंछी और हवा से बात की है और हमें समय पर जागरूक रहने का संदेश दिया है। आगे, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इसका अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि जो अपने कार्य को शीघ्रता से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, समय पर कर लेते हैं, वही व्यक्ति जागरूक है। कवि का कहना है कि घबराहट में भागना त्वरित गति नहीं हो सकती। घबराहट में भागना सचेत होकर भागना नहीं कहलाता। सही समय पर सजगता के साथ बढ़ना ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब कुछ व्याकरण की बात करते हैं, भाषा की बात। बच्चों, यहाँ कविता में प्रयुक्त कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमको पर्यायवाची शब्द जानने हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है पवन। पवन का अर्थ अभी आपको बताया, हवा और वायु। यह बात हम शब्द अर्थ के माध्यम से जान चुके हैं। पंछी, पंछी को हम विहग भी कहते हैं और खग भी कहते हैं। इसके अलावा वक्त, वक्त को समय और काल भी कहा जाता है। सजग, सजग होना मतलब अपने काम के प्रति सचेत रहना, सावधान रहना। क्षिप्र, क्षिप्र गति मतलब शीघ्रता से, तुरंत करना, त्वरित गति। नीचे तत्सम और तद्भव शब्दों का बोध कराते हुए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो कविता में प्रयुक्त हैं। सूरज, अब ये जो सूरज शब्द है यहाँ तत्सम रूप दिया है, तत्सम रूप लिखना है हमको, और ये जो है तद्भव रूप है। तद्भव और तत्सम के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि जो शब्द संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, और जिन शब्दों का रूप बदल गया है हिंदी में आकर उनको तद्भव कहा जाता है। तो जैसे ये सूरज है हमारा, यह तद्भव रूप है और सूर्य तत्सम। इसी प्रकार हवा तद्भव है और वायु इसका तत्सम रूप है। इसी तरह सच का तद्भव रूप है और सत्य तत्सम। कान का है कर्ण और सपना का स्वप्न। कारक और विभक्ति चिन्ह जानते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? तो कारक और विभक्ति चिन्ह जानने से पहले जरूरी है कि हम कारक की परिभाषा को समझ लें। वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं जब हम प्रयुक्त करते हैं उनके माध्यम से, तो उन्हें विभक्ति कहते हैं।
कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ 8 कारक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इनको एक बार पढ़ते हैं। ये कारक हैं और ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसने, है ना, तो इस प्रकार कर्म को, उसको, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ अपादान के साथ जब हम विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग करते हैं तो जब अलग करने की बात की जाती है, विभक्त किया जाता है किसी चीज़ को, तो वहाँ पर हम से का प्रयोग करते हैं। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री आदि। अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में या पर। संबोधन, संबोधन में हम प्रयोग करते हैं हे, अरे। जैसे हम कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, या कभी ईश्वर को याद करते हुए हम कहते हैं हे ईश्वर, हे राम या अरे राम, तो यह संबोधन के समय प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं। अभ्यास कार्य। बच्चों, यहाँ बारी आती है आपके कार्य करने की। तो यह कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है। आइए समझ लेते हैं इनको कि किस प्रकार हमें यह कार्य करना है। निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। जैसे जरा इस आदमी को जगाओ, तो इसमें विभक्ति क्या है? इसमें आपको कारक पहचानना है और विभक्ति चिन्ह अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। सभी वाक्य में जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, यह सभी वाक्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका, कार्य पुस्तिका में करने हैं। इसके अलावा रिक्त स्थान, यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जिनमें आपको विलोम शब्द फिल करने हैं। विलोम शब्द खाली स्थान पर भरना है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना। अब जागना यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इसका विलोम क्या होगा? जागना का समय से सोना चाहिए। जागना का विलोम शब्द हुआ सोना। इसी प्रकार शिक्षा हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। आगे, सच बोलने वाले झूठ से दूर ही रहते हैं। अगला, वक्त। अब वक्त का विलोम क्या होगा? बेवक्त। तो जो स्थान खाली है वहाँ पर आप बेवक्त शब्द भर देंगे। वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। दौड़ में आगे देखना चाहिए, तो आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। तो आप यहाँ लिखेंगे दौड़ में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। तो यह था बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। आगे यह कार्य है मिलान करने के लिए। यहाँ शब्द सूची 1 और सूची 2 प्रकार की सूची दी हुई है, तो आपको इसमें मिलान करना है। अब आपको यह देखना है कि आग, ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं जिनके साथ मिलान करना है। आपको यह देखना है सबसे पहले हमारा शब्द क्या है। जैसे शब्द हमारा आग है, आग के पर्यायवाची क्या होते हैं? पावक और अग्नि। तो आप इसको इसके साथ में मिलान कर देंगे। फूल, फूल के पर्यायवाची अब आप देखेंगे कि फूल के पर्यायवाची कौन से हैं। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पुष्प, सुमन और कुसुम, ये हमारे फूल के पर्यायवाची हैं। तीसरा है हमारा कपड़ा। अब हमको यह पता होना चाहिए कि कपड़ा के पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं, तभी हम इसमें से छांट पाएंगे। जैसे कपड़ा का उसी के सामने लिखा है पट, वस्त्र या चीर। बेटा, बेटा का सुत, तनय और पुत्र। आकाश, आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, गगन और व्योम। अब बचा हमारा एक शब्द केवल पेड़। अब देखने हैं हमको कि पेड़ के पर्यायवाची कौन से हैं। यहाँ लिखे हैं द्रुम, विटप और वृक्ष। तो इस प्रकार इनको मिलान करके आप अपनी कार्य पुस्तिका में यह कार्य करेंगे। यह 2 बिंदु हैं विचार और कल्पना के। आइए विचार करते हैं। कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, हम पहले भी जान चुके हैं
कि जब हम किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हम ज़्यादा सफल होते हैं, अपेक्षाकृत कि किसी काम को पेंडिंग छोड़ देने या बेसमय उसको बिना कार्य योजना के किए। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय एक बार चला जाता है तो वह लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वह सुबह जागने का समय हो, रात को सोने का समय हो, खेलने का समय हो, खाने का समय हो या फिर पढ़ने का समय हो। हमें अपने जीवन में हर कार्य समय को नियोजित ढंग से करना चाहिए। संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। बच्चों, हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत तेज आंधी तूफान या बारिश आती है, बादल घिर आते हैं, एकदम काले हो जाते हैं, तो हमारे घरों में दिन के समय भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वह लोग जहाँ कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता, वे क्या करते होंगे। यहाँ के लोग घरों में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए, वहाँ के लोग क्या करते होंगे, सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से रोशनी का प्रबंध करते हैं और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के पर्दे लगाते हैं, जिससे कि हमको हल्के रंग के कपड़ों से अक्सर देखा है जब हल्के रंग के पर्दे होते हैं तो हल्का हल्का रोशनी का आभास होता है। अंधेरे का एहसास ना हो, शहर में भी चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। हमने जाना, आइए अब देखते हैं कि इस पाठ को पढ़कर हमने आज क्या क्या जाना। इस कविता में हमने आदमी को जागरूक बने रहने की सीख ली, सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई है कवि ने, और दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने का महत्व हमने जाना। इसके साथ ही इन विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के उपादानों का इस्तेमाल किया गया है। प्रकृति के उपादान कौन कौन से थे? पृथ्वी, पवन, सूरज और पंछी। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने मानवीय संवेदनाओं का प्रयोग किया है। उन्होंने कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे आपने देखा कि कवि ने सूरज के साथ बात की, तब भी उन्होंने भाई भाई सूरज, भाई पवन, भाई हवा, इस तरीके से। कविता साधारण शब्दों और आम भाषा में गंभीर विचारों को व्यक्त करने में समर्थ है। कविता बहुत ही सरल सहज भाषा की है जो कि अर्थ को स्पष्ट करने में हमारी मदद करती है। कविता में बातचीत की शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। आज इस पाठ को पढ़कर हमने जाना। अब बच्चों, बारी आती है आपके गृह कार्य की, जिसमें आपको गृह कार्य के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी करना है। जानते हैं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनके अनुभवों को लिखिए। यह सूची आपको बनानी है और अपने आसपास के लोगों से मिलने का आप लोग प्रयास करेंगे। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। कविता की बहुत सुंदर पंक्ति है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस वाक्य में समय की उपयोगिता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार आप भी समयबद्ध होकर अपने दैनिक कार्यों का एक चार्ट बनाएंगे। कविता में सूरज, हवा और पंछी प्रकृति के 3 अवयवों का वर्णन हुआ है। हम इनसे किन गुणों को सीख सकते हैं, हम किस प्रकार प्रकृति का अनुसरण कर सकते हैं, यह बात आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इस कविता में को आप अपने मन से कोई और मनचाहा शीर्षक भी दे सकते हैं। इस कविता को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके मन में कई सवाल होंगे, कई तरह के शब्द आएंगे। जैसे हम इसको पंछी भी कह सकते हैं या और भी कोई शब्द जो आपको उचित लगता है वह आप इस कविता को दे सकते हैं। बच्चों, आशा है आज की यह कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। कविता आपने सुनी, आपको समझ भी आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप समय का सही सदुपयोग करना सीख सकेंगे इस कविता से और अपने जीवन में भी उसको उतारेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।